मैं डॉक्टर रिंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से आप सभी का यूट्यूब मंच में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम क्या है। जैसे कि मेरे सभी विद्यार्थी समझाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आती हैं, तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आज हम देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर का माइनर का पाठ्यक्रम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन समझते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। देखते हैं आपके पेपर का नाम क्या है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। इसके नाम से ही पता चलता है कि हिंदी साहित्य क्या क्या परिचय है, किन किन लेखकों का क्या क्या परिचय है। तो देखते हैं, आइए इकाई 1 में देखते हैं आदिकाल 1। इकाई 1 आदिकाल 1 में है आपका आदिकाल का नामकरण और काल सीमा। अब आदिकाल का नामकरण क्या है और उसकी समय सीमा क्या है कि किस विद्वानों ने या लेखकों ने आदिकाल का क्या क्या नामकरण दिया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया, शुक्ल ने क्या दिया, विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या दिया, कमल कुमार श्रेष्ठ ने दिया, गिरियर्सन ने क्या दिया। इस तरह से आदिकाल का नामकरण क्या होता है और उसकी समय सीमा कि अलग अलग विद्वानों ने इसकी समय सीमा मानी है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से 1400 माना है, शुक्ल ने 1000 से 1050 से 1375 माना है। ऐसे ही बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने मत के आधार पर आदिकाल का समय सीमा का निर्धारण किया। अब देखते हैं इकाई 2 आदिकाल सेकंड में क्या है। आदिकाल की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ। अब आदिकाल जब उत्पन्न हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, उसके उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके बाद उसकी विशेषताएं क्या हैं कि मतलब उसकी विशेषताएं की प्रकृति का सजीव वर्णन है, इसके बाद युद्धों का सजीव वर्णन है, राजाश्रय की प्राप्ति है। इस तरह से आपका आदिकाल का प्रवृत्तियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में क्या है, भक्तिकाल 1 है। भक्तिकाल का उदय और परिस्थितियाँ क्या है। अब भक्तिकाल उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसकी परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं। इसके बाद इकाई 4 भक्तिकाल सेकंड में देखते हैं कि प्रेमाख्यानक काव्य। अब प्रेमाख्यानक काव्य क्या होता है कि जो प्रेम लौकिक प्रेम से इहलौकिक प्रेम की परंपरा का जिन्होंने निर्वहन किया, वही आपका प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें से मुल्ला दाऊद आते हैं, कुतुबन आते हैं, ईश्वरदास आते हैं। इस तरह से तमाम ऐसे लेखक कवि आते हैं। इसके बाद प्रवृत्तियाँ देखते हैं भक्तिकाल की कि इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं। संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और राम काव्य और कृष्ण काव्य। अब इसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियों का मतलब ही इसकी विशेषताएं होती हैं कि इसके बाद संत काव्य में आप सभी जानते हैं कि संत काव्य के सबसे बड़े प्रवर्तक आपके कबीरदास माने जाते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य में क्या है, प्रेमाख्यानक काव्य में वही लौकिक प्रेम से ही लौकिक प्रेम की परंपरा का निर्वहन किया जाता है और इसमें सबसे बड़े लेखक आपके जायसी माने जाते हैं, जिन्होंने पद्मावत इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है। इसके बाद देखते हैं राम काव्य। अब राम काव्य में आपका रामचरितमानस इतना बड़ा महाकाव्य लिखा गया जिसको तुलसीदास ने लिखा है। इसके बाद कृष्ण काव्य देखते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में बहुत सारे लेखक आते हैं, लेकिन मूल रूप से आपके सूरदास माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में रीतिकाल 1 देखते हैं कि इसमें क्या है, नामकरण और परिस्थितियां हैं। अब रीतिकाल का क्या क्या नामकरण रखा, तमाम विद्वानों ने अलग अलग नाम से, किसी ने कलाकाल कहा, किसी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया, किसी गिरियर्सन ने क्या कहा। इसी तरह से तमाम विद्वानों के आधार पर रीतिकाल का नामकरण क्या दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि उसकी परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं। परिस्थितियाँ मतलब वही कि रीतिकाल जब उत्पन्न हुआ तो उसकी क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, किन कारणों से रीतिकाल का उद्भव और विकास हुआ। इसके बाद देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में आपके रीतिकाल सेकंड है, जिसमें देखते हैं इसकी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, वही विशेषताएँ क्या होती हैं। इसके बाद रीति सिद्ध के सबसे बड़े लेखक कवि बिहारी दास माने जाते हैं। उन्होंने लिखा ना बिहारी सतसई रीति सिद्धि परंपरा के आधार पर। इसके बाद रीतिबद्ध देखते हैं। रीतिबद्ध का मतलब ही होता है कि जिन व्यक्ति को रस, छंद, अलंकार, काव्य का ज्ञान है और उसी परिपाटी पर बंध करके ही साहित्य उन्होंने लिखा, वो सारे लेखक आपके रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे केशवदास हो गए, चिंतामणि हो गए और आदि आदि लेखक कवि। इसके बाद देखते हैं रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा क्या हो सकती है। रीति मुक्ति काव्यधारा आपकी वो है कि जो ना तो रीति से, ना रस से, ना अलंकार से, किसी भी परिपाटी से बंध करके अपने साहित्य का लेखन नहीं किया, बल्कि मुक्त होकर के किया। उनका जो मन किया स्वच्छंद होकर के किया। वही सारे कवि आपके, जैसे कि आपके आलम आते हैं, बोधा आते हैं, ठाकुर आते हैं, इन्होंने क्या किया, ये सारे कवि जो हैं
रीतिबद्ध काव्य परंपरा के, रीति मुक्त काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं इकाई 7 आधुनिक काल 1। अब इसमें देखते हैं कि आधुनिक काल जब उत्पन्न हुआ तो इसकी परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं। राष्ट्रीय नवजागरण और खड़ी बोली हिंदी काव्य। अब राष्ट्रीय नवजागरण खड़ी बोली काव्य का आप सभी जानते हैं कि आधुनिक काल के जन्मदाता आपके भारतेंदु माने जाते हैं और उनके नाम से ही आधुनिक काल की नींव पड़ती है। इसके बाद देखते हैं कि इकाई 8 में आधुनिक काल सेकंड लगा हुआ है, जिसमें आधुनिक काल या भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या परिस्थितियां या प्रवृत्तियां हो सकती हैं। इसके बाद भारतेंदु युग आपका भारतेंदु का समय ही 1850 से 1885 तक माना जाता है और 35 साल के इतने कम जीवन काल में भारतेंदु ने भारत के लिए कितना ज़्यादा साहित्य लिख करके गए। तो भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु के नाम के आधार पर ही पड़ जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर उसकी नींव पड़ी। इसके बाद देखते हैं छायावादी युग का प्रवर्तन ही आपके बहुत महान 4 पुरोधा माने जाते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है। तो आपके जयशंकर प्रसाद आते हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको विद्रोह का कवि कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनको सुकुमार का कवि कहा जाता है। इसके बाद आपके महादेवी वर्मा, जिनको रहस्यवाद की कवित्री कहा जाता है। ये 4 लेखक जो हैं आपके कवि, ये आपके छायावादी युग के एक स्तंभ माने जाते हैं। इसके बाद प्रगतिवाद देखते हैं। प्रगतिवाद की नींव सबसे पहले तो लंदन में पड़ी थी। इसके बाद भारत में लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद की नींव प्रेमचंद के द्वारा रखी जाती है। उसी समय प्रेमचंद की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्रगतिशील जो संघ है उसमें क्या है, शोषक और शोषित वर्ग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रयोगवाद क्या है। प्रयोगवाद एक नए तरीके का वाद था, जिसमें उसका प्रवर्तन ही आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तारसप्तक पत्रिका निकाली और उसमें उन्होंने 4 भागों में तारसप्तक पत्रिका का विभाजन किया, जिसमें 1943 में 1943, 1951, 1951 से 1959 और 1959 से 1979 तक इन 4 वर्ग में इन्होंने प्रयोगवाद में लेखकों का वर्णन किया और यहाँ पर एक नए तरीके से प्रयोगवाद में विकास हुआ। और इसी के साथ आपका माइनर का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।